जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। सबसे पहले दर्शकों, आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी तो 1947 में मिल गई, मगर जो गुलामी हमने डिफरेंट कल्चर्स के थ्रू ली, कभी मुग़ल आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, ये जो डिफरेंट कल्चर्स की गुलामी हमारे विचारों के ऊपर आई, दर्शकों, इसने कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र को भी बहुत प्रभावित किया। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि हमें पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई। आज भी हम उन्हीं बेड़ियों से जकड़े हुए हैं जो आज से 200 या 300 साल पहले जकड़े हुए थे। बहुत से रिसर्चर्स आए, बहुत से अच्छे ऑथर्स आए, काम करने का प्रयास किया, मगर कहीं ना कहीं वो उसी सिस्टम में बंध गए, इंडिपेंडेंस नहीं आ पाई। रिसर्च डेवलपमेंट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, हम बेसिक्स को भी छोड़ गए। और जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है आज, ये कहीं ना कहीं उस पैसे के माफिया, जो पैसे द्वारा बनाया गया माफिया है, उसी में फंसा हुआ दिखाई देता है। आप देखिए, पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस आपको दिया जाता है, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे विजुअल मीडिया यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से आए, और आपको बम्बार्डमेंट कर दी जाती है और आप उसी थॉट प्रोसेस में जकड़े रहते हो। और वो जो थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में बोल दिया जाता है कि ये शास्त्रों से आया हुआ है। अब दर्शकों, शास्त्रों से आई गई चीज़ लोगों के जहन में इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि हम शब्दों का आडंबर बनाकर लोगों को कहीं ना कहीं आज भी उसी दलदल में धकेल रहे हैं या उस टनल में धकेल रहे हैं जहां आगे प्रकाश की कोई उम्मीद ही नहीं है। ज्योतिष का शास्त्र, ज्योतिष अगर अंधकार में जाएगा तो दुख तो दर्शकों होता है। हमारे जैसे लोग जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चले हुए हैं, उनको दुख होता है कि ये क्या हो रहा है। आप देख लीजिए पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। अब जैसे पिछले कुछ दिनों में रक्षाबंधन आया, अब रक्षाबंधन में एक थॉट प्रोसेस आपको दे दिया गया कि आप 11 और 12, 11 को मत मनाइए रक्षाबंधन, 12 को मनाइए। फिर भद्रकाल की बात कर दी गई, और जब हमारे जैसे लोगों ने इस चीज़ को फाइट किया कि भद्रकाल जो वैदिक संस्कृति हमारी है, तो भद्र का मतलब तो भाई अच्छा होता है, पवित्र होता है, ऑस्पिशियस होता है, तो उस थॉट प्रोसेस को फिर बैक ट्रैक कर लिया गया। फिर ये बोला गया कि आप 11 को भी मना लीजिए, 12 को भी मना लीजिए। ये पर्टिकुलर दर्शकों, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बताया कि अभी भी हम उसी विचारधारा के साथ फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रेमेडीज। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो दर्शकों आती रहेंगी, लाइफ नाम ही उतार चढ़ाव का है। कभी भी एक सा अच्छा या शुभ समय किसी का कभी भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स जीवन का हिस्सा है, और ये प्रॉब्लम्स ही हमें इम्प्रूव करती है। मगर जब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंसान का मनस अनस्टेबल तो है, डरपोक है, हम डर को लेकर पैदा होते हैं, और वो जो डर है हमें ऐसे ज्योतिषियों के पास लेकर जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ से हमारी उस समस्या का निदान हो जाएगा। मगर वहाँ जाकर हमें मिलता क्या है? आपको कुछ पर्टिकुलर पूजाएं बता दी जाती हैं, कुछ मंत्र दे दिए जाते हैं, कुछ रत्नों के बारे में बोल दिया जाता है, या आपको एक टाइम जोन दे दिया जाता है कि आपका भाई ये टाइम जोन आपका अच्छा है और इस टाइम जोन में आप कोई अच्छा काम ना करें। मगर ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ चलाई जाती हैं। मगर जब आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें जाता है, तो आपके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इससे कुछ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लाइफ इस तरह टाइम जोन में बंध के नहीं चलती, क्योंकि लाइफ एक
कंपोजिट चीज़ है जिसमें अच्छा बुरे का भी मिश्रण है, आपके पिछले जन्मों की घटनाओं का भी प्रभाव उसमें आता है, आपका फ्यूचरिस्टिक एक्शन उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है वो आता है, आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो उसका प्रभाव आता है। अब जब रिजल्ट्स और उन लोगों की प्रेडिक्शंस जब मैच नहीं करती तो क्या होता है, लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी वैदिक नॉलेज के ऑपोजिट बात हो जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि या तो हमने ज्योतिष शास्त्र को समझा नहीं, या हमने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं, या हम ज्योतिष को अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे। क्योंकि अगर ज्योतिष शास्त्र सही है तो रिजल्ट्स होने चाहिए। मगर दर्शकों, प्रॉब्लम कहाँ पर आई? देखिए, अगर हम उस वैदिक सिस्टम की बात करते हैं, उस वैदिक एरा की बात करते हैं जहाँ से हमारा ज्योतिष शुरू हुआ। आजकल के लोग समझते हैं कि सिर्फ बृहद पराशर होरा शास्त्र या कुछ और ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्योतिष आ गया। दर्शकों, ऐसा नहीं है। ज्योतिष का शुरुआत तो वेदों से हो गया था। वेदों में, यजुर्वेद में खास करके बहुत से वैदिक मंत्र हैं, स्पेशली शिव संकल्प सूक्त। हमारा ज्योतिष का प्रादुर्भाव वहाँ से हुआ था। अब ज्योतिष के बारे में वेदों में बहुत कुछ पढ़ा है, मगर आम लोगों के पास, या अगर मैं कहूँ हम लोगों के पास आजकल समय ही कहाँ है। हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। हम चाहते हैं हमें शॉर्टकट्स मिल जाएं, कुछ चंद लोग उन चीज़ों को पढ़ लें, वो हमें उपाय बता दें, हमें रेमेडीज़ दे दें और हमारी प्रॉब्लम्स का निदान हो जाए। मगर दर्शकों, अगर इतने छोटे तरीके से जीवन चल सके फिर तो बात ही क्या थी। मगर दर्शकों, ऐसा होता नहीं है। जन्म भी होता है, मृत्यु भी आती है, बीमारियां भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और साथ में ये रेमेडीज़ का खेल भी चलता रहता है। आज के वीडियो में दर्शकों, मैं रेमेडीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला। आज ये वीडियो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, आपको पता लगे कि क्या रेमेडीज़ एक्चुअल में काम करती हैं। तो दर्शकों, मेरा उत्तर ये है कि हाँ, काम करती हैं। मगर कैसे काम करती हैं ये किसी को नहीं मालूम। 10 लोगों को आप रेमेडीज़ देते हो, 10 में से 1, 2, 3, 4 लोगों पे काम करती हैं, बाकियों पे काम नहीं करती। तो आज मैं आपको उस रेमेडीज़ की फिलॉसफी के बारे में, कि ऋषियों का वैदिक थॉट प्रोसेस क्या था। ऋषि अगर कोई रेमेडी देते थे तो वो क्या सोच कर देते थे। सबसे पहले तो दर्शकों, आप इस बात को समझ लीजिए, ये ज्योतिष शास्त्र ये कोई मेटीरियलिस्टिक साइंस नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। और स्पिरिचुअल साइंस साइंस और लॉजिक को मिला के बनती है। ये साइंस है दर्शकों। मगर ये साइंस कुछ ऐसे प्लेनेटरी गणनाओं पे निर्भर ज़रूर है, मगर 100% वो नहीं है। क्योंकि जो बाहर हो रहा है वो आपके शरीर के अंदर भी हो रहा है। ना हम बाहर अच्छे तरीके से कैलकुलेशन ले पा रहे हैं, ना अपने शरीर के अंदर जाने के लिए जो स्पिरिचुअल रास्ता होना चाहिए, हम उस थॉट प्रोसेस को ही छोड़ते जा रहे हैं। तो जब उस थॉट प्रोसेस को ही छोड़ते जा रहे हैं तो हमें समझ में कैसे आएगा कि रेमेडीज़ काम करती हैं या नहीं करती। आज की वीडियो में दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि रेमेडीज़ काम करती हैं, मगर कैसे काम करती हैं। दर्शकों, आपके शरीर के अंदर ये जो रेमेडीज़ की साइंस है, आपके शरीर के अंदर उसको रिसीव करने के लिए आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट चक्र पड़े हैं। अब ये चक्रों का खेल, इसी से आपको समझ में आएगा कि रेमेडीज़ एक्चुअल में काम करती हैं या नहीं करती। देखिए, हमारे 7 चक्र हैं। शुरुआत होती है मूलाधार। अब मूलाधार चक्र क्या है? हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, या पिछले जन्मों से हम जो कुछ भी इकट्ठा करके लाए हैं, उस टोटल एनर्जी का स्टोर हाउस है। और ये ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोण में होता है। ये बिल्कुल नीचे पड़ा है।
हमारे सेक्स सेंटर से भी ये नीचे पड़ा है। अब इसके ऊपर आ जाता है स्वादिष्ठान चक्र, इसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र, मणिपुर के ऊपर हृदय चक्र या अनाहत चक्र आ जाता है। हृदय चक्र से ऊपर आपके गले में विशुद्धि चक्र आ जाता है, और विशुद्धि चक्र के बाद हमारा आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद जो लास्ट चक्र है सहस्रार चक्र, ये हमारे शरीर से ऊपर होता है, यानी हमारे सिर से 4 से 6 उंगली का गैप होता है, तब जाके ये चक्र निर्मित होता है। ये हमारे बॉडी का एनर्जी का सिस्टम है। आप इसको चक्रों से भी समझ सकते हो। जो वैदिक विचारधारा को समझते हैं वो कोशों से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है। कोशों से भी हम समझ सकते हैं, मगर आज दर्शकों मैं आपको ये पर्टिकुलर चक्रों के माध्यम से इस रेमेडीज़ की साइंस को समझाऊंगा। दर्शकों, ये 7 के 7 चक्र रेमेडीज़ में पूरा रोल अदा नहीं करते। इसमें मेजर 3 चक्र ही काम करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो सबसे नीचे का चक्र जो मूलाधार है, मूलाधार जब तक दर्शकों एक्टिवेट नहीं होगा, इसकी ऊर्जा जागृत नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी अपने तरीके से करने में सक्षम नहीं हो, आप कैपेबल ही नहीं हो, क्योंकि आपकी एनर्जी जागृत ही नहीं हुई, वो सुप्त अवस्था में यानी कि स्लीपिंग स्टेट में पड़ी है। और स्लीपिंग स्टेट की एनर्जी कोई बाहर से अगर उसको एनर्जी दे भी दी जाए तो वो रिसीव नहीं कर पाती। तो सबसे पहले आपको अपने मूलाधार को एक्टिवेट करना है। उसके बाद दर्शकों जो इम्पोर्टेंट चक्र है वो है मणिपुर चक्र। जैसा मणिपुर का नाम है, मन का पुर, यानी आपका मन वहाँ पर बैठा है, स्थित है, रिसाइड करता है। और मन, आप जानते हो कि मन हमारी कंट्रोलर एनर्जी है, हमारी सभी इंद्रियों को, हमारे कर्मों को करने वाला, इंद्रियों को चलाने वाला ये मन ही है। सो मणिपुर चक्र दूसरा इंपॉर्टेंट चक्र है। मगर दर्शकों, आप मन के बारे में जानते हो, मन हम चंद्रमा के साथ लेते हैं। चंद्रमा कभी कम होता है यानी कि घटता है, और कभी बढ़ता है। चंद्रमा तो अनस्टेबल एंटिटी है। डेली या ये अगर बढ़ने पे आया तो डेली आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, अगर कम होने पे आया तो डेली कम होता हुआ मिलेगा। कभी ये कृष्ण पक्ष में चला जाएगा और कभी शुक्ल पक्ष में चला जाएगा, कभी अंधकार और कभी प्रकाश। सो आपको एक तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। सो अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया, उसमें जो पॉजिटिव है, यानी कि पंचमी तिथि के बाद हम छठी से लेते हैं, षष्ठम से लेते हैं, तो छठी तारीख से हम इसको पॉजिटिव प्रकाश का मतलब यानी कि इसके ऊपर प्रभाव आता है। मगर जब तक तो प्रकाश है आपका मन स्ट्रांग फील करता है, आप उस बाहरी उपाय की एनर्जी को रिसीव कर सकते हो। मगर जब नेगेटिव है तो बाहर की एनर्जी रिसीव नहीं हो पाती, क्योंकि आप अपने अंधकार के आवरण में बंद हो। एक ऐसा कॉकून है वो अंधकार का जिसके अंदर आप अब बंद हो, तो बाहर का रेमेडीज के थ्रू अगर आपको कुछ दिया भी जाएगा वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ा लिमिटेड प्रभाव आपको मिलेगा। और दूसरी बात, मणिपुर चक्र के बारे में मैं आपको बता दूं। अब मणिपुर चक्र अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र यानी कि हॉरोस्कोप के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपका 7th हाउस होता है, ये आपका शक्ति स्थान है। मगर इस शक्ति स्थान में दर्शकों जो नेचुरल शक्ति स्थान की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इसका बैलेंस शनि के द्वारा होता है, और शनि साधना का प्लैनेट है, कर्म का प्लैनेट है। सो कर्म और साधना से इस चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस जैसे ही ये चक्र बैलेंस होता है यहाँ पर प्रभाव आता है। अब बैलेंस किस चीज़ का करना होता है? आप देखिए यहाँ पर 2 नाड़ियाँ आपको साथ में जाती हुई मिलेगी। एक को हम बोलते हैं पिंगला और एक को बोलते हैं ईड़ा। अब ये जो पिंगला नाड़ी है
एक सोलर है जो दर्शक, क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश से बात को समझते हैं, वैदिक चीज़ें क्योंकि पीछे छूट गई हैं, तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दूं। एक इसमें सोलर नाड़ी है, यानी कि सूर्य के साथ उसका एसोसिएशन है, वो पॉजिटिविटी, वो प्रकाश की बात है। और दूसरी है चंद्र नाड़ी, और जो चंद्र नाड़ी है इसका संबंध अंधकार से है। अब आपको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस बनाना है, और ये बैलेंस साधना के माध्यम से ही दर्शकों बन सकता है। और जो इससे नीचे, जब हमने पहले चक्र की बात करी थी मूलाधार की, तो मूलाधार की एक्टिवेशन भी दर्शकों और कोई तरीका ही नहीं है, उसको भी साधना के थ्रू ही एक्टिवेट किया जा सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। जितने मर्जी हम उपाय बाहर से देख लें, कोई हल ही नहीं है। आपको योग करना है, प्राणायाम करना है और साधना करनी है, तभी आपका मूलाधार एक्टिवेट होगा। मूलाधार का एक्टिवेशन और उसके बाद मणिपुर की बैलेंसिंग, ये साधना से ही हो सकती है। मगर जो लोग साधना नहीं कर पाते, अब आप देखिए उनके लिए मणिपुर चक्र एक डेंजरस प्रोपोजिशन है, क्योंकि हम लोग डर, फियर लेकर पैदा होते हैं। आप देखिए, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सामने से एकदम से अगर कोई जानवर आ जाए तो हम क्या करते हैं, जोर से ब्रेक लगाते हैं। तो जैसे ही जोर से ब्रेक लगाते हैं, हमारी पूरी चेतना हमारी नाभि के अंदर इकट्ठी हो जाती है। हमें एकदम से डर लगता है मृत्यु का, थोड़ी सी बड़ी बीमारी आ जाती है, आप देखिए आपकी चेतना आपकी नाभि में, यानी कि मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र का संबंध आपके मृत्यु के भय से है। ये तो सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा फियर साइकोसिस। मगर जो दूसरे डर है, चोट का डर, बीमारी का डर, फेलियर का डर, ये सभी डर जो हैं दर्शकों, इसका संबंध भी हमारे मणिपुर चक्र से ही है। अब आप इस पूरे के पूरी इस फिलॉसफी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। मणिपुर चक्र का संबंध आपके डर से भी है। जो लोग बात करते हैं राहु मून की, अब राहु मून, मैं बोलता हूं ये शक्ति योग। अब ये शक्ति योग शुक्ल पक्ष यानी कि इल्यूमिनेशन में जाएगा तो ये पॉजिटिव फल दे जाएगा, मगर उसका उल्टा कृष्ण पक्ष, आप उसको छोड़ते क्यों? वो भी आपका ही हिस्सा है, तो अंधकार का भी रास्ता है। तो जब वो अंधकार की बात होगी तो वहाँ पर वो मृत्यु से लेकर जितने भी डर हैं जो हम लेकर पैदा हुए हैं, वो भी एक्टिवेट होंगे। आप दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो कि मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जिसकी अगर हमने बैलेंसिंग कर ली तो हम उस डर के जो फियर साइकोसिस बनता है, उस फियर साइकोसिस को भी हम बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि जीवन चलने लायक हो जाता है। मगर मणिपुर चक्र दर्शकों, सीधा सीधा अगर आप सोचो कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तो नहीं है। साधना के थ्रू आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, इसे बैलेंस कर सकते हो, मगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं आता। कंट्रोल क्यों नहीं आता? उसके पीछे एक और बात है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जब कॉर्ड काटी जाती है, तो कॉर्ड को काटते हैं तो आत्मा यहीं से आपके मणिपुर चक्र, आपकी नाभि से अंदर प्रवेश करती है। सो आत्मा के ऊपर कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता, साथ में मन यहीं पर है, तो कंट्रोल तो इसको सीधे तरीके से नहीं किया जा सकता। हाँ, बैलेंस किया जा सकता है, वो मैंने आपको रास्ता समझा भी दिया कि हम एड़ा पिंगला को कैसे बैलेंस करेंगे। इसमें हमेशा क्या है, जब अब मैं दर्शकों साथ साथ आपको वो रेमेडियल टिप्स भी दे रहा हूँ। अगर आपको डर लग रहा है, मृत्यु का भय है, किसी और चीज़ का डर है, तो आपको करना क्या है? आप अपनी सूर्य नाड़ी को जागृत करिए। देखिए, सूर्य नाड़ी हमारी राइट साइड से है और चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड से। इसे हम प्राणों के या प्राणायाम में हम इसे स्वर बोल देते हैं। आप देखो, सुबह उठते हो, कभी आपकी राइट नॉस्ट्रल काम कर रही होती है, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रल काम कर रही होती है। तो इसमें क्या है, अब आपको समझ जाना चाहिए जिस दिन आप सुबह उठे हो कि आप उस ल्यूनर यानी कि चंद्रमा के प्रभाव में उठे हो या सूर्य के प्रभाव में उठे हो।
जब भी दर्शकों आपको इस तरह का डर लगे, फियर साइकोसिस आए, तो आपको अपने सूर्य नाड़ी को जागृत करना है। और सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए क्या है, आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल अपनी बंद करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करोगे, आपके सांसों का आना जाना ये राइट नॉस्ट्रिल से ही होगा। और जब राइट नॉस्ट्रिल से होगा तो आप देखिए आपकी बॉडी के अंदर कंपल्सरी सूर्य का प्रभाव आएगा। आप इसको करिए, थोड़ा मेहनत करिए इस चीज़ के ऊपर, तो आप देखोगे कि वो फियर साइकोसिस, वो डर आपका खत्म हो गया, गायब हो गया। मगर एक्चुअल में हमें सूर्य और चंद्र दोनों का बैलेंस बना के चलना है, ताकि हमारे दोनों स्वर चलते रहें। वो सबसे बढ़िया लाइफ जीने का एक तरीका है, और ये प्राणायाम से, साधना से हो सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपके पास है ये साइंस, मगर हम लोग बाहर की साइंस के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दर्शकों, जब भी आपको इस तरह का मौत से, डेथ से रिलेटेड फियर साइकोसिस आपकी बॉडी में आए, ज़्यादा बीमारियों से, फेलियर से जब भी डर लगे, तो आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस लेना और सांस का छोड़ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, जिससे छोड़ते हैं फिर दूसरी से सांस लेते हैं। ये है हमारा अनुलोम विलोम का साइकिल। इसके थ्रू हम इन दोनों मतलब राइट और लेफ्ट यानी सूर्य और चंद्रमा का अपनी बॉडी में बैलेंस कर लेते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर बीमारी है तो आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को, राइट नाड़ी को जागृत कर लीजिए, हीलिंग बेटर हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। अब ये तो था दर्शकों मणिपुर चक्र की बात, मगर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र हमारी बॉडी में है वो है हमारा आज्ञा चक्र, जो दोनों आंखों के बीच पीछे की तरफ पड़ा है। अब दर्शकों, यही सबसे बड़ी ऋषियों ने हमारे ऊपर कृपा की है कि उन्होंने इतना खूबसूरत नाम इसे दे दिया, आज्ञा चक्र। आज्ञा का मतलब क्या है, ऑर्डर देने वाला, डायरेक्शन देने वाला। यानी कि जो लोग ज्योतिष शास्त्र के थ्रू अपनी बॉडी की डायरेक्शन को, एनर्जी की डायरेक्शन को नहीं समझ पाते, मगर आज्ञा को तो समझ पाएंगे। तो आज्ञा चक्र दर्शकों ये क्या है, ये आपकी दोनों आंखों के बीच पीछे की तरफ, ये जिसको हम मतलब पिनियल ग्लैंड अपनी कह देते हैं, वहां पर स्थित है। और इसको ऋषियों ने आज्ञा चक्र इंटेंशनली बोला है कि अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो आपका अपने शरीर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। मगर ये कंट्रोल ऐसे ही नहीं आएगा, आपको सक्षम बनना पड़ेगा, आपको कैपेबल बनना पड़ेगा कि आप इस चक्र के थ्रू, इस चक्र की एक्टिवेशन के थ्रू अपने बॉडी को आज्ञा दे सको, डायरेक्शन दे सको। अब ये दर्शकों, ये भी साइंस है, कैसे आज्ञा देनी है, कैसे कैपेबल बनना है कि जो आज्ञा आप दो, आज्ञा चक्र उस आज्ञा को आपकी बॉडी के अंदर डाले, आप उसे रिसीव करो। तो ये आज्ञा चक्र का काम है दर्शकों, मगर ये सीधे तरीके से काम नहीं करता। सबसे पहले, क्योंकि ये जो चक्रों की साइंस है, आपका मूलाधार एक्टिवेशन होना चाहिए, तभी आप ऊपर को जाओगे। मूलाधार एक्टिवेट हो गया, आपका स्वादिष्ठान एक्टिवेट हो गया, तभी आपका मणिपुर बैलेंस होगा। मणिपुर के बैलेंस होने के बाद जब आप और एलिवेट करोगे तभी ऊपर आओगे, तभी आपका हृदय चक्र एक्टिवेट होगा, तभी आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा। यानी कि यहाँ तक आते आते आप देख लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं वो जो मौत या मौत से रिलेटेड चीज़ों का डर है, आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली या उसे बैलेंस कर लिया। सीधे तरीके से कहें, क्योंकि विजय तो बहुत बड़ा शब्द है, विजय में तो हम ना जाएं तो अच्छा रहेगा, मतलब हमने उसे बैलेंस कर लिया। अब विशुद्धि के बाद आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था पिनियल ग्लैंड, हमारे बॉडी के हार्मोन्स दर्शकों यहीं से चलते हैं।
और जो आनंद का हार्मोन है, जिसे हम सेरोटोनिन्स कह देते हैं, मेलाटोनिन्स कह देते हैं या डीएमटी कह देते हैं, अब ये हार्मोन्स वहीं से पैदा होते हैं। आपके जितने ग्रोथ हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी की, मतलब जो भी बॉडी को कंट्रोल करने वाले जितने हार्मोन्स हैं, यहीं से बनेंगे और ये आज्ञा आप दे सकते हो। अब दर्शकों, ये रेमेडी है कि आप आज्ञा दे सकते हो। अब आज्ञा कैसे देनी है? अब दर्शकों, यहाँ पर ऋषियों की साइंस आती है कि ऋषियों ने वो आज्ञा मंत्रों के थ्रू दी। अब मंत्र क्या है? आप किसी भी चीज़ को, चाहे हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी को हम संकल्प लेके इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं, उस देवता का आवाहन करते हैं, वो मंत्र बार बार बोलते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को बार बार बोला जाए वो मंत्र है। अब बार बार बोलने से क्या होता है, इसको आजकल हम साइंटिफिक वे से समझ लें तो आपको आसानी होगी। आपने एक वर्ड सुना है, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज कैसे करते हैं? एक ही चीज़ को जब हम बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बच्चे को माँ बाप, सोसाइटी, समाज बार बार कहता है कि भगवान शिव ऐसी एनर्जी है, भगवान शिव ऐसी एनर्जी है, भगवान शिव ऐसी एनर्जी है, तो बच्चा उसको बार बार सुन रहा है। और जिस चीज़ को बार बार सुना जाएगा, अब आप देख लीजिए, ये कानों का संबंध है, श्रवण, अभी श्रवण मास निकल के हटा है, और श्रवण का संबंध इसीलिए चंद्रमा के साथ, मन के साथ है कि अगर हम एक चीज़ को बार बार करते हैं, सुनते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे कहाँ पर जाएगा? हमारे ब्रेन के अंदर। अब ये ब्रेन साथ में तो पड़ा है, और ब्रेन में ही पिनियल ग्लैंड उसी का पार्ट है। तो जो लोग साधना करते हैं, साधना में पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण, मगर ऐसे नहीं है कि आप जब बैठे आपने मंत्र बोल दिया, मंत्रों का उच्चारण तरीके से करना है, सही तरीके से करना है, ताकि वो मंत्र आपके अंदर उतरें, तभी वो आपके आज्ञा चक्र को आज्ञा दे पाएंगे। अब ये क्या होता है, अब मैं आपको सिंपल तरीके से दर्शकों समझाता हूँ। मंत्र तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटे तरीके से। आप बीमार हो गए, अगर आप अपने आप को बार बार सम्मोहित करिए, हिप्नोटाइज करिए, जिसे सेल्फ हिप्नोटिज्म बोला जाता है। आप एक ही चीज़ को, अपनी बॉडी को बार बार सुनाइए, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे शरीर से बीमारी बाहर जा रही है, मैं बेटर हो रहा। शब्द आप अपने चूज़ करिए, जो शब्द आपको अच्छे लगे। लैंग्वेज आप अपनी यूज़ करिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है कि वो उसके साथ कंफर्ट जोन निर्मित हुआ होता है। आप दूसरों की भाषा मत इस्तेमाल करिए, अपनी भाषा, ताकि आपका ब्रेन उसको कंफर्टेबल तरीके से ले, रिसीव करे। और जब आप आत्मसम्मोहन करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, बार बार ये कमांड अपनी बॉडी को दीजिए, और आप देखोगे कि आपकी बॉडी के ये जो हार्मोन्स हैं ये काम करने शुरू हो जाएंगे और आपको हेल्थ की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। पुराने ऋषि मुनि यही तो साइंस का इस्तेमाल करते थे। शुक्राचार्य इसी में तो पारंगत थे। यही असुरों को हम असुर कह देते हैं, थे तो वो आम इंसान, उनको वो बताते थे कि आप इस तरह करके संकल्प लेके, कभी ब्रह्मा जी से आप वरदान मांग लीजिए, विष्णु जी से वरदान मांग लीजिए, शिव जी से वरदान मांग लीजिए, और वो मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे शरीर के अंदर ही तो बैठे हैं। तो ये सेल्फ हिप्नोटिज्म, हम शरीर को आज्ञा दे रहे हैं कि पर्टिकुलर एनर्जी को रिसीव करो, और जब हमारी बॉडी का ये चक्र जागृत हो जाता है, रिसीविंग स्टेट में आ जाता है, तो आप देखिए, जो चीज़ आप बाहर से प्रेषित कर रहे हो, जो सम्मोहन, जो मंत्र आप बाहर से दे रहे हो, तो बॉडी उसे रिसीव करती है, और उसका अपना मैकेनिज्म है उस ऑर्डर को आपके शरीर के अंदर डालने का, और वो सिस्टम है हॉर्मोन्स। वैदिक शास्त्रों में उसके बारे में बोल दिया जाता है कि रस, उसको रस बोल देते हैं।
और रस का संबंध वीनस के साथ आ जा कि ये जो रस हैं, ये रस आपके हॉर्मोन्स, और वो आज्ञा जब मिलती है कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो वो आज्ञा शरीर को माननी पड़ेगी। अब ये बड़ा मन है, अब मन बड़ा हो गया, मन एलिवेट कर गया कि मन इतना सक्षम हो गया कि आप अपनी बॉडी को आज्ञा दे सको। दर्शकों, रेमेडी वहाँ पे काम करती है, उपाय वहाँ काम करता है, मंत्र वहाँ काम करता है जब हमारी ये टोटल डायरेक्शन एक हो जाती है। ऊर्जा भी वही, ऊर्जा को रिसीव करने के लिए हम रिसीवर भी बन गए, लेने वाले भी बन गए, और लेने के बाद बॉडी कमांड दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, ऑर्डर दे रही है, आज्ञा दे रही है, और वो आज्ञा दर्शकों ये हो ही नहीं सकता। अब आप देख लीजिए भीष्म पितामह अपनी बॉडी को, अगर हम नॉर्मल मेडिकल साइंस की बात करें, इतने तीरों से किसी का शरीर बिंधा हुआ हो, खून निकल गया हो, तो वो जीवित रह ही नहीं सकता, मगर उन्होंने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया हुआ था कि मैंने प्राण तब छोड़ने हैं जब ये सिस्टम मेरे हिसाब से आएगा। अब आप देखिए, ये सबसे एंड की स्टेज है कि मृत्यु को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दर्शकों, बीमारियां, आपके फेलियर्स, आपके डर, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो दर्शकों, इस तरह सोचिए, इस तरह चलिए और ये कर्म करिए, तब आप हम शरीर को कह देते हैं शरीर बंधन है, जीवन बंधन है, मगर बंधन तो है दर्शकों, मगर इसमें आज़ादी आप ला सकते हो। एक्चुअली भगवान ने इंडिपेंडेंस तो इसमें डाल के भेजी, मगर हम फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। बेसिक्स देखिए, ऋषियों ने इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया साइंसेस हमें दी, मगर हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। आप अपने आप ही देखिए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऋषि पतंजलि को पढ़ने की कोशिश की, ऋषि याज्ञवल्क्य को पढ़ने की कोशिश की। उनके द्वारा इतनी बढ़िया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस दी गई है कि अगर कोई आदमी उनको पढ़ ले तो नतमस्तक हो जाए। जीवन आपके दर्शकों कंट्रोल में आ सकता है, आप आज्ञा देने में सक्षम हो सकते हो। शरीर के मणिपुर चक्र के अंदर जो आपके डर पड़े हैं उसको आप समाप्त कर सकते हो। पहले तो मैंने कहा था बैलेंस करते हो, मगर वो बैलेंस वहीं तक का है सब्जेक्ट। बैलेंस से ऊपर भी तो ऊर्जा जाएगी। जब वो ऊर्जा ऊपर जाएगी, आप देख लीजिए, पॉइजन नीचे जा ही नहीं सकता, और आज्ञा चक्र तो उससे ऊपर है। मगर ये पॉइजन यहाँ पर तभी रुकेगा जब आज्ञा चक्र आज्ञा दे देगा कि पॉइजन गले के नीचे नहीं जाना। देखिए, शरीर आपका है, आपको इसका कंट्रोलर बनना है, और अगर आपने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया तो अब आप सोच लीजिए कि आप कौन सी स्टेट पर आ गए। तो दर्शकों, आज इस इंडिपेंडेंस डे पर मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि जो काफ़ी डीप है मगर समझने वाला सब्जेक्ट है, और अगर हम इस तरीके से चले, कौन से देवता का आवाहन करना है, कौन सा संकल्प लेना है, कैसे मंत्र पढ़ना है, कैसे उसको बार बार हमें ऑटो हिप्नोटिज्म में जाना है, मगर आंख मीच कर नहीं कोई भी चीज़ करिए, साइंटिफिक तरीके से करिए, चक्रों को समझिए, अपनी ऊर्जा को समझिए। उसके लिए ज्योति का शास्त्र है, ज्योतिष आप पढ़िए, देखिए कि आपकी एनर्जी कौन से लेवल पर पड़ी है, हमें कौन सी एनर्जी को जागृत करना है। तो फिर आप 101% अपने शरीर के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकते हो। तो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा निवेदन आज इंडिपेंडेंस डे पर। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी जो दर्शक, जो निवेदन हर वीडियो में मैं करता हूँ, इस वीडियो में भी कर रहा हूँ कि ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घर घर तक पहुंचाइए, ताकि वैदिक ज्योति का प्रकाश घर घर तक पहुंचे। फालतू की चीज़ों में हम अपने आप को ना फंसाएं, अननेसेसरी ब्लैकमेलिंग के शिकार ना हो, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को समझें और उसे जागृत करें। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।